हेलो दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 1940 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ लिया था। 1940 के अगस्त ऑफर को हमने लास्ट में कवर किया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी की डिमांड को एक्सेप्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। इसलिए यह स्पष्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य अब केवल भारतीयों का है। लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की संरचना को लेकर एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा। इन्हीं के नाम पर इस मिशन को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव लेकर आया था। इस प्रस्ताव के द्वारा यह कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद ब्रिटिश सरकार एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे और बाकी के मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, जिन्हें उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है तो वह अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। उन्हें भी ब्रिटिश सरकार अपने कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन का ये वाला क्लॉज जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए वाले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। ये तो बिल्कुल पार्टीशन का ब्लूप्रिंट दे दिया था क्रिप्स मिशन ने। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े कर देना। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान, और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने की तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। एक्चुअली क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी मौजूदा प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जिसे इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना था वो अपना अलग स्टेट बना सकते थे, लेकिन ये फैसिलिटी पहले से एग्जिस्टिंग प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट को थी, किसी और के लिए नहीं। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स या कोई अदर कम्युनिटी इकट्ठे होकर बोलने लगे कि भाई हमारे लिए एक नया देश बना दो, तो उसके लिए नया देश बना दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। एक पहले से प्रीडिफाइंड प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट ऐसा बोले तो उन्हें अलग किया जा सकता था। तो आखिरकार क्रिप्स मिशन फेल हो गया और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स वापस ब्रिटेन लौट गए। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पर फोकस किया और 19 सितंबर 1945 को वाइसराय लॉर्ड वीवेल ने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन हो चुके थे और परिणाम भी सामने था। ये इलेक्शन हुए थे 11 प्रोविंस में और इन 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट जीती थी। ये 8 प्रोविंस थे असम, बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। इसके अलावा जो 3 प्रोविंस बची थी वे बंगाल, पंजाब और सिंध। इन तीनों प्रोविंस में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक बार फिर से प्रयास किए। प्राइम मिनिस्टर एटली ने मार्च 1946 में 3 लोगों का ग्रुप इंडिया भेजा। ये 3 लोग थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे और एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। इस कैबिनेट का मिशन था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करवाना। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 सीट्स होगी। इनमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के लिए और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट के लिए। यहाँ मैप के थ्रू आप देख सकते हैं यह जो ब्लू कलर का एरिया है ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्राउन कलर का एरिया है ये प्रिंसली स्टेट को। और ये जो टोटल 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के लिए, ये हर एक प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट की गई पॉपुलेशन के बेस पे।
मतलब जिस प्रोविंस की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा सीट्स, जिसकी कम पॉपुलेशन उसको कम सीट्स। इसके अलावा प्रोविंस को जो सीट एलोकेट हुई थी उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन पॉपुलेशन के बेस पे किया गया था, मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी उसको ज़्यादा सीट्स। मान लीजिए एक स्टेट को 20 सीट्स एलोकेट हुई हो तो 20 सीट्स मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यानी अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन उस स्टेट में ज़्यादा है तो मुस्लिम को ज़्यादा सीट्स दे दी जाएगी, अगर सिख की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीट मिल जाएगी। अब अगर बात करें प्रिंसली स्टेट की 93 सीट्स की, तो प्रिंसली स्टेट के केस में कैंडिडेट इलेक्ट होकर नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर स्टेट के नॉमिनेशन से बुलाए गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्ट कौन कर रहा था? भारत की जनता? जी नहीं, इनको डायरेक्टली भारत की जनता इलेक्ट नहीं कर रही थी। इसको इलेक्ट करना था प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को। और अभी थोड़ी देर ही पहले हमने देखा कि प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को जनवरी 1946 के इलेक्शन में जनता चुनकर भेजा था। यानी जनता ने चुन लिया था प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को, और इन प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स को चुनना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ये जो इलेक्शन हुआ था इस इलेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्टली चुन रही थी। और ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको भी जनता ही चुन रही थी, बट इनडायरेक्टली, मतलब जनता ने खुद प्रतिनिधि चुने और उसके प्रतिनिधि चुन रहे थे इसको। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होने थे, ये हुए थे 1946 के जुलाई और अगस्त महीने में। इन 296 सीट्स में से 208 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स आए, 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स और बची हुई 15 सीट्स पर कुछ और पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट के जो 93 सीट्स थी वो खाली रह गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट नहीं किए थे। बेसिकली प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रहने का निर्णय लिया। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को मानने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें भी मुस्लिम के लिए सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए और वो अब इन्हें कैबिनेट मिशन में बनते हुए नहीं दिख रहा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग्स हुई 9 दिसंबर 1946 को, उनमें ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुई और ना ही प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड सदस्य। इस मीटिंग में टोटल 211 लोग पहुंचे जिसमें 208 तो कांग्रेस के ही थे। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। तो इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए प्लस लर्न को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लस लर्न।